नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत से यात्रा की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कश्मीर के लिए एक सौगात है, किसी सौगात से कम नहीं है, किसी इनाम से कम नहीं है। ये ना केवल यहाँ के फार्मर्स के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी, और उन्होंने कहा कि खुद हमारे लिए भी बहुत अधिक लाभप्रद रहेगी, लाभदायक रहेगी। उन्होंने खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख किया, उनकी प्रशंसा की। उनके बेटे 6 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब के ऊपर जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, जिसको आर्च ब्रिज कहते हैं, और उससे होकर के जो अब ये ट्रेन गुजर रही है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बोलने से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये बाप बेटा के सुर कैसे बदल गए। जब 370 हटाया जा रहा था, हटाने की चर्चा चल रही थी, तब जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप थी, जो वहां के क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उनके सुर क्या थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर 370 हटाया गया तो पूरी घाटी में कोई तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा। वैसे हमने और आपने देखा है, 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधे पर एक बड़ा विशाल तिरंगा लेकर के चलते हुए दिखाई दिए थे, उसी रेलवे लाइन पर, उसी चेनाब के आर्च ब्रिज पर। वो इन बड़बोले नेताओं और अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त जो हमारे यहाँ की राजनीति या नेता हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना कुछ बोले एक जवाब था कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर अपने कंधे पर तिरंगा उठा करके गर्व से चल रहा है, तो फिर जो बाकी के लोग हैं, और वैसे भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है और कोई जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से और विदेशों से भी जम्मू कश्मीर पहुंचने शुरू हुए थे, वो संख्या करोड़ों में थी। अब उनमें से लोग नहीं जा रहे हैं, तो जरा हालत देखिए क्या हो गई है। उस दिन भी उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे थे, अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे थे। इससे पहले खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए थे, और आज उनके पिता यानी फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि हम वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे, हम पर्यटकों को भी बुलाएंगे, और जय माता दी का उन्होंने उद्घोष भी किया। ये चीजें बताती हैं कि आप या तो वोट परस्ती में, या नासमझी में, या जो अब तक धक्कम पेल चली आ रही थी जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जो मनमानी चली आ रही थी, उसी को आगे बढ़ाने की गलतफहमी में इस तरह के बयान दे रहे थे। ये भूल जाते हैं विपक्ष के कुछ नेता
और खास तौर से जो इस तरह की राजनीति करते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, और ये उन्होंने बार बार साबित किया है। अब आप दूसरी घटना देखिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जेनोसाइड हुआ। पहचान करके लोगों की हत्याएं की गई है, हिंदुओं की हत्या की गई, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या की गई। और सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में छोड़कर के प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही मधुबनी बिहार में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, घृणित कृत्य किया है, उनकी पहचान की जाएगी, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके आकाओं को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और सजा ऐसी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो इनकी बची खुची जमीन है आतंकवादियों की, आतंकी सरगनाओं की, उसको भी हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो 6-7 मई की रात को वो काम तो उन्होंने किया। जैश का, लश्कर का, हिजबुल का, जो मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट में हेडक्वार्टर थे, मुख्यालय थे, उनको जमींदोज कर दिया और 6 दूसरी जगहों पर हिट किया। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकानों को और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान को भी सबक सिखाया। उसके 10-11 एयरबेस हिट किए गए, उनको तबाह कर दिया गया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, उनके कई विमान, अवाक्स जैसे विमान, टोही विमान और जो उनकी मिसाइलें थी, जो उनके ड्रोन थे, वो सब गिराए गए। उनको भारत की जमीन तो छूने ही नहीं दिया गया, हवा में ही उनको राख कर दिया गया। और इसके बाद जो डेलीगेशन भेजे गए 7 दुनिया के करीब 32-33 देशों में, 32 देशों में और एक यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय संघ में, बेल्जियम, और वो वापस लौट आए हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन जब ये डेलीगेशन भेजे गए थे, कई चीजों का ध्यान रखा गया था और ये विशेषता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी टीम की कि वो किस तरीके से सोचते हैं और किस तरह बड़ी खूबसूरती से सबको संदेश देते हैं। जैसे हर डेलीगेशन में महिला सांसद जरूर रखी गई, सिख और मुस्लिम सांसद रखे गए, अलग अलग धर्म और मजहब को मानने वाले लोग डेलीगेशन का हिस्सा थे। जो विदेश सेवा से जुड़े हुए लोग रहे हैं वो हर डेलीगेशन में एक एक या कहीं कहीं दो दो भी साथ गए थे। और वहां पर जो मैसेज देना था, पाकिस्तान को क्यों पीटा है ये तो ब्रीफली बताया ही गया। पाकिस्तान की जो करतूतें रही हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दिया कि आगे तो इससे भी बड़ी पिटाई पाकिस्तान की हम करने वाले हैं। तो एक संदेश पूरी दुनिया में चला गया कि अब जीरो टॉलरेंस तो पहले से थी, अब ये किया है नया परिवर्तन कि अगर कोई आतंकी वारदात होती है, आतंकी हमला होता है, तो हम उसे युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह ही जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिस तरीके से चौथे दिन ही गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों पर आ गया था, वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। ये जो डेलीगेशन भेजे गए थे, इन पर अगर हम नजर दौड़ाएं
तो हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका क्या है। जैसे एक डेलीगेशन की अध्यक्ष बनाई गई सुप्रिया सुले। अब सुप्रिया सुले कौन है? बारामती से सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं। और अजित पवार जो महाराष्ट्र में इस समय उप मुख्यमंत्री हैं और जो अपने चाचा और बहन से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, उनकी चचेरी बहन है। सुप्रिया सुले को एक डेलीगेशन का चेयरपर्सन बना करके भेजा जाना, आप क्या समझते हैं? इसके कितने दूर तक और देर तक संकेत और संदेश जाएंगे विपक्षी दलों में? और ना भूलें, शरद पवार इंडी अलायंस के घटक दलों में प्रमुख चेहरा रहे हैं और अभी भी हैं, क्योंकि अभी इंडी अलायंस जो है वो भंग नहीं हुआ है। कभी कभी इसकी बैठकें ओकेशनली बुलाई जा रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद तो अभी कुछ ही समय इसकी एक औपचारिक बैठक बुलाई गई। इन महीनों में इसकी बैठक भी नहीं बुलाई गई थी। दूसरे, अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कुछ दूसरे देशों में जो डेलीगेशन गया था, उसकी प्रेसिडेंटशिप किसको सौंपी गई? शशि थरूर को। शशि थरूर कौन है? कांग्रेस के केरल से चौथी बार चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आजकल इनसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरी टीम बड़ी नाराज चल रही है। लेकिन शशि थरूर का जो अनुभव है, और वो दिखाई दिया इस डेलीगेशन की यात्रा के समय, उसका पूरा पूरा फायदा तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया ही। लगे हाथ कांग्रेस जो राजनीति, जो खेल करना चाहती थी, जो 4 नाम भेजे थे डेलीगेशन में शामिल करने के लिए, उनमें से 3 को तो सिरे से मोदी सरकार ने नकार दिया। उसमें केवल आनंद शर्मा को लिया, शशि थरूर को अपनी तरफ से डाला, आनंद शर्मा का नाम अपनी तरफ से डाला, मनीष तिवारी का अपनी तरफ से डाला, सलमान खुर्शीद का भी अपनी तरफ से नाम आगे बढ़ाया। तो आप जरा समझिए, शरद पवार की बेटी को एक डेलीगेशन का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को बनाया जाता है, कनिमोझी जो डीएमके की मेंबर है, डीएमके की सांसद हैं, जो एम करुणानिधि की बेटी हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की बहन हैं, उनको एक डेलीगेशन की कमान सौंपी जाती है। इसका भी क्या मैसेज गया, ये आप जरा समझिए। और वो महिला भी है, सुप्रिया सुले के बाद ये दूसरी महिला जिनको एक डेलीगेशन की कमान सौंपी गई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, उनको डेलीगेशन का भले ही चेयरपर्सन ना बनाया गया हो, किसी डेलीगेशन की कमान ना सौंपी गई हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि देश के भीतर है और देश के बाहर भी है, वो कोई बहुत अभी तक अच्छी नहीं थी। खास तौर से वो जिस तरीके से आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या गृह मंत्री अमित शाह पर, उनकी लीडरशिप पर, उनकी नीतियों को लेकर के, और जिस तरह के वो भड़काऊ, उकसाऊ भाषण देते रहे सांप्रदायिक लहजे में। इनके भाई तो अकबरुद्दीन तो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो फिर देखिए हम क्या करते हैं। और खुद इनके भी बहुत सारे भाषण हैं, जिनमें से एक मुझे याद है कि ये कह रहे थे कि मोदी तो हिमालय चले जाएंगे और योगी तो अपने मठ चले जाएंगे, फिर आपको बचाने के लिए कौन आएगा। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी अगर तिरंगा पगड़ी पहनते हैं, अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर सेनाओं के पराक्रम की बात करते हैं, अगर पहलगाम की
जेनोसाइड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करके पाकिस्तान को घेरते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया इस घटना के बाद कि जो उनके आलोचक थे वो भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपनी एक नई छवि गढ़ी और लोगों के बीच में एक मैसेज भेजने में कामयाब हुए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये अल तकिया है। कभी-कभी जब आप जैसे वक्फ पर सबसे ज्यादा वोकल अगर कोई था तो उनमें असदुद्दीन ओवैसी थे। कई दूसरे भी चेहरे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के जमीयत उलेमा हिंद और तमाम चेहरे हैं जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं और जिन्होंने काफी लोगों को उकसाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, और जो भी कुछ मुर्शिदाबाद और मालदा में हुआ वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। दो और चेहरों की मैं चर्चा करूंगा, बल्कि तीन चेहरों की चर्चा करूंगा। एक, ममता बनर्जी। यूसुफ पठान को एक मुस्लिम सांसद होने के नाते मोदी सरकार ने भेजने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी की अपनी सोच क्या है मैं नहीं जानता। यूसुफ पठान को भेजती, मेरे विचार से ज्यादा बेहतर मैसेज जाता, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा। चलिए ठीक है, लेकिन वो अब कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नहीं दिखना चाहती हैं। वो राहुल गांधी की का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो उसमें शरीक नहीं होना चाहती। उनका अपना तौर तरीका है, बातें वो वैसे ही कहती हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखना नहीं चाहती। उनका नेतृत्व स्वीकार ही करने को तैयार नहीं दिखती। दूसरा चेहरा अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल भी एक तरीके से इंडी अलायंस को झटक चुके हैं और अपने को वो वहां से बाहर निकाल चुके हैं। अब वो राहुल गांधी या कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा, एजेंडे का हिस्सा पुर्जा नहीं है। और तीसरा, अखिलेश यादव। जब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभल के लिए रवाना हुए मीडिया को लेकर के, तभी से एक तरीके से दोनों के बीच में कुट्टी हो गई थी और अखिलेश यादव ने दूरी बनाना शुरू कर दिया था, शायद ये सोच करके कि आप यानी कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संभल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि संभल समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ बना हुआ है काफी वर्षों से, और वहां से एमएलए भी उनका और सांसद भी उन्हीं का है। इसके बावजूद ये लोग अगर संभल जा रहे थे, लोगों से वहां जाकर के मुलाकात कर रहे थे, तो ये अखिलेश यादव को काफी नागवार गुजरा। और वैसे भी मुस्लिम वोटों को लेकर के जो खींचातानी है दोनों के बीच में, वो तो किसी से छुपी हुई है नहीं। तो जो ये आगे मानसून सत्र आ रहा है, इसको लेकर के जिस तरह की तैयारी और जिस तरह की रणनीति राहुल गांधी और उनके सलाहकार बना रहे थे, और फिर से पहलगाम की आतंकवादी हमले को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो तैयारी कर रहे थे, या जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है सेना की तरफ से, और चौथे दिन जब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया कि हम सीज फायर चाहते हैं और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय इसके कि सरकार जो कह रही है सीज फायर को लेकर के, इस विराम को लेकर के, उस पर यकीन करते, इन्होंने क्रेडिट के भूखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी रही है
कि हमने भूमिका निभाई, अमेरिका ने भूमिका निभाई, दोनों देशों को हमने ट्रेड ना करने की धमकी दी, इसलिए वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इन्होंने उसको तूल दिया और इनको लगा कि ये हमारी राजनीति के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है कि इस पर हम प्रधानमंत्री को ये कहते हुए घेरें कि साहब, जम्मू कश्मीर के मामले में या भारत पाकिस्तान के मामले में अभी तक की जो नीति है वो तो द्विपक्षीय है, किसी तीसरे पक्ष की इसमें एंट्री हो नहीं सकती है, तो फिर अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर क्यों किया? इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान आ गया, फॉरेन सेक्रेटरी का भी आ गया, फॉरेन मिनिस्टर का भी आ गया, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। उसकी सुई जहां अटकती है वहां अटकी रहती है, कभी कभी महीनों अटकी रहती है, कभी कभी तो कई कई साल तक चलती है। और ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि किसी मामले को बहुत लंबा खींचने से कभी कभी चीजें टूट जाती हैं और पार्टी की जो छवि खराब होती है उसकी तो खैर चिंता इन लोगों ने करनी ही छोड़ रखी है। तो मानसून सत्र में विपक्ष और खुद कांग्रेस के भीतर के ही कुछ चेहरे, शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, कई चेहरे, और शरद पवार जिनकी बेटी गई थी, कानिमोझी जो लोकसभा में एक चेहरा है डीएमके का, ये सब इनकी एक अलग तरह की भूमिका हमें और आपको दिखाई देगी। तो प्रधानमंत्री ने जो जो किया पहलगाम की घटना के बाद, और जो डेलीगेशन भी तय किए, जो चेहरे तय किए, जो नाम तय किए, उसमें भी एक मैसेज भी छुपा हुआ था और उसमें एक वो राजनीति भी कर गए जिसको संभवतः कांग्रेस वाले थोड़ा देर से भांप पाए। इसलिए ये जयराम रमेश के बयान आते रहे कि ये गलत किया गया है, कि हमारी सलाह के हिसाब से या हमारी सूची में जो लोग थे उनको ना भेज करके दूसरा चुना गया, इस तरह की चीजें जो हैं। एक और घटना हुई है मणिपुर। मणिपुर को मानसून सत्र से पहले फिर से सुलगाने की कोशिशें हो रही हैं। अब कौन है जो बार बार मणिपुर को सुलगाता है? उनका कौन सा राजनीतिक हित सध रहा है, और क्या किसी पार्टी का निजी हित राष्ट्र हित से ऊपर हो सकता है? इस पर भी जरा सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक वीडियो एक सत्र से पहले इन्होंने जारी करके पूरा सत्र वॉश आउट किया था और फिर से वही हरकत होती हुई दिखाई दे रही है। और ये कब शुरू हुआ? मणिपुर में जो ताजा बवाल है, जो ताजा ये हमले हैं, हिंसा है, तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक राजभवन पहुंचे थे और मीडिया में चर्चा चल निकली थी कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां सरकार बनाने जा रही है। तो मानसून सत्र से पहले विपक्ष की जो तैयारी थी उसमें तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलीता लगा चुके हैं, सेंध लगा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।